चलिए कक्षा 8 की विज्ञान की पहले चैप्टर का शीर्षक है दहन और ज्वाला। देखिए दहन मतलब आग जो है जलना जलना कहलाता है, उसी को दहन कहते हैं। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि आप जो है मतलब कि अगर किसी चीज़ को जला दिए तो फिर से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। देखिए ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच ही अभिक्रिया होती है। अब देखिए पानी ज्वलनशील पदार्थ है नहीं तो आप जो है उसमें आग लगा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पानी में ही कोई ज्वलनशील पदार्थ को आप डाल दें जैसे पेट्रोल तो उसमें आग लग जाएगा। इसलिए और साथ में दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा। इसलिए पिछले अध्याय में भी मतलब पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि CO2 से हम लोग आग को बुझाते हैं ताकि ऑक्सीजन CO2 की मात्रा ज़्यादा करने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, धीरे धीरे आग बुझने में मदद करती है। चलिए आग को बुझाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। दहन के लिए क्या क्या ज़रूरत है? देखिए दाह्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन प्लस ज्वलन ताप। देखिए ज्वलन ताप एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी आग है, कोई भी मटेरियल है, सबका आग पकड़ने का अलग अलग क्षमता है। मतलब कोई जो है थोड़ा सा आग में भी बहुत तेज़ आग पकड़ लेता है और किसी को जो है ज़्यादा आग देने के भी बाद लेट से आग पकड़ता है। जैसे आप देख लीजिए कि किसी लकड़ी में आग लगाइएगा और पेट्रोल में आग लगाइएगा तो पेट्रोल बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा है। देखिए ज्वलन ताप वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। दहन के लिए देखिए दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति देखिए दहन की उपस्थिति जरूरी है। उस दौरान क्या होता है, जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। ऊष्मा एनर्जी के रूप में होता है, जो हीट आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है वो, और इसके बाद आप देखते होंगे कि लाइट जैसा चमक आपको दिखाई देता है तो वो प्रकाश है। ठीक है। दाह्य पदार्थ जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे लकड़ी, LPG, डीजल इत्यादि। आप देखिए इन तीनों में लकड़ी, LPG, डीजल में दाह्य तापमान सबसे ज़्यादा किसका होगा? लकड़ी का, उसके बाद डीजल का, फिर LPG का। मतलब दाह्य तापमान सबसे कम LPG का होगा। ओके चलिए सफ़ेद फास्फोरस। देखिए सफ़ेद फास्फोरस बस हवा से रिएक्ट करके आग लग जाती है। मतलब उजला जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, कमरे की ताप पर ही जलने लगता है। कमरे की ताप पर ही जो 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कमरे की ताप कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर ही शुरू हो जाता है जलना। ठीक है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। देखिए ईंधन के जलने पर CO2 H2O बनता है। ईंधन जब जलते हैं ना तो उससे जो निकलते, सबसे पहली बात देखिए खराब चीज़, CO2 तो निकलता है, H2O, और ईंधन जलने पे एनर्जी भी उष्मा के रूप में निकलता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मैंने क्या कहा था कि उस समय भी कि सब पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है। आप देखिए किरोसिन तेल और पेट्रोल में सबसे पहले आग कौन पकड़ेगा? पेट्रोल पकड़ेगा, फिर किरोसिन पकड़ेगा, इसलिए ज्वलन ताप किसका कम हुआ? पेट्रोल का। अब चलते हैं, देखिए एसिड प्लस NaHCO3 आपको बताया था। NaHCO3 किसका फॉर्मूला है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये दोनों में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? CO2 प्लस अदर प्रोडक्ट। देखिए माचिस के डिब्बी पर कौन सा फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है? देखिए माचिस होता है ना, माचिस में जहाँ पे आपको लाल लाल जैसे साइड पे होता है, जिस पे आप माचिस की तीली को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद वो जलना शुरू करता है, तो वो जो लाल है वो लाल परत किसका होता है? लाल फास्फोरस और जो है सल्फर का। ठीक है। उसमें से उसी का लेयर लगा रहता है। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल सबसे पहले माचिस में किसने किया था? 1855 ईस्वी में कार्ल लुंडस्टोन ने, स्वीडन में। ठीक है। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 ईस्वी में किया गया। विस्फोट एक प्रकार का तीव्र दहन है। विस्फोट भी एक दहन है लेकिन एक प्रकार का बहुत ही तीव्र दहन है जिसकी जो है हीट उष्मा इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल के कंपेरिजन में। ठीक है। चलिए अग्निशामक यंत्र में CO2 भरी होती है। अग्निशामक यंत्र किसको कहते हैं? आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक सिलेंडर टाइप का लाल कलर का लगा रहता है जिसमें लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। ये क्या करता है? फायर को आग बुझाने में काम आता है। इस वजह इसमें CO2 की मात्रा भरी होती है। ठीक है। मोम मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। पहले भी हम लोग जानते थे कि मोम जो है मधुमक्खी के छत्ते को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है। देखिए माइकल फैराडे ने 1860 ईस्वी में लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया था। मोमबत्ती का इतिहास लोगों को किसने बताया? माइकल फैराडे ने। देखिए माइकल फैराडे मोमबत्ती का इस्तेमाल यानी मतलब इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें लोग पहले कैसे होते थे उसका इतिहास को बताया था। चलिए अध्याय 2 पर चलते हैं। अध्याय 2 का शीर्षक है त्वरित भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप। त्वरित और भूकंप दोनों भयानक रूप है प्रकृति के। देखिए त्वरित एक विशाल स्तर की चिंगारी है। फर्स्ट टाइम अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका बुक में कहानी भी दिया हुआ है। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बादल में जो रगर होते हैं, बादल में जो आपको बिजली जैसा चमकता है, उससे उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाने का काम किया था।
आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होती है। आकाश में जो जोरदार कड़क होता है, आवाज़ अचानक लगता है कि बोलता है ना, लोग बोलते हैं देखो बादल मेघ आवाज़ कर रहा है, तो वो क्या है, बिजली की आवाज़, मतलब बिजली टकराते हैं, उसी की वजह से कड़क होता है। देखिए बेंजामिन के एक्सपेरिमेंट को फिर से किसने दोहराया था? रूसी वैज्ञानिक। रूसी वैज्ञानिक का नाम क्या था? रिचमैन थे, जिन्होंने दोहराया और स्वर्ग सिधार गए। उनको क्या हो गया है, बहुत ही जोरदार झटका लगा था, इसलिए वो स्वर्ग सिधार गए। चलिए आपको यहाँ पे टेबल पेज 16 दिया जाएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आज जिस समय जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस समय आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि वातावरण आर्द्र हो, मतलब वातावरण में मॉइस्चर हो, तो विद्युत के आवेश का पता, आवेश मतलब विद्युत का चलने का आवेश का पता लगाने वाले प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए कुछ प्रयोग है बुक में, ठीक है, नॉर्मल प्रयोग ही है, बस नॉर्मली आप एक गो थ्रू हो जाइएगा तो उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे जो है अगर आर्द्रता ज़्यादा होती है तो ये सब प्रयास सफल नहीं हो पाते, ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे समान आवेश जो है, समान आवेश का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अलग, एक दूसरे को इधर उधर, मतलब एक दूसरे से अलग होना चाहता है, ठीक है। और असमान एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच के लिए बनाई गई युक्त को विद्युत दर्शी कहते हैं, युक्त जो है, ठीक है। सुचालक वस्तु से आवेशन का स्थानांतरण होता है। कंडक्टर से ही चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। मतलब जो विद्युत का चालक होता है, मतलब जो आराम से, जिनके आदि में विद्युत आराम से पास कर जाता है, मतलब जो हमने पढ़ाया था चालक कुचालक, वही कंडक्टर यानी लोहा सब में से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह आवेश इंग्लिश में चार्ज कहते हैं सर, ठीक है। इसमें स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश की पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भू संपर्कन कहते हैं। भू संपर्कन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? अर्थिंग का नाम आपने सुना होगा। वो क्या करते हैं, जो है आवेश को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को नीचे की ओर भेज देते हैं, अर्थ की ओर, ठीक है। चलिए, भू संपर्कन का इस्तेमाल विद्युत के धारा होने वाले आघात से बचने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो गया तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही तेज़ झटका लगने का चांस होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अर्थिंग कर दिया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा चार्ज जब हो जाए तो वो क्या करे, धरती में जाकर समा जाए, ठीक है। चलिए, हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। हवा में जब रगड़ होता है तो आवेश का क्या होता है, पृथक्करण होती है। आवेश जो है एक दूसरे से अलग होते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव एक साथ इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवेश बादल के निचले हिस्से में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा आवेश जो है बादल के निचले हिस्से में होता है। और देखिए वातावरण, देखिए आवेश जो है बादल के निचले हिस्से में एक तरफ का चार्ज होता है, और वातावरण में जो है हवा, उसके ऊपरी सतह पर भी जो है अलग चार्ज होता है। लेकिन ये दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, तब जाकर ये एक दूसरे को खींचते हैं और तेज जोरदार जो है बिजली चमकता है। इसी में जो है कभी कभी बहुत ही तेज होता है तो वह तरका के रूप में गिरता है। आवेश के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। त्वरित से सुरक्षा के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं नोट्स में आपको दे दूंगा। त्वरित चालक त्वरित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति त्वरित चालक है। त्वरित झंझा के समय पानी के पाइप को, त्वरित और झंझा दोनों के टाइम में क्या होता है, पानी के पाइप को अगर छूने जाइएगा तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रकृति की दूसरी विपत्ति। कौन सी है? भूकंप। बिहार में विनाशकारी भूकंप 2 बार आया है जनरली, जो एक बार 1934 में और एक बार 1990 में। और गुजरात में भी विनाशकारी भूकंप कब आया? 2001 में। भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। वहाँ क्या होता है कि जो पृथ्वी के सतह टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, वही टुकड़ों का जो चलना फिरना होता है और उसमें टकराव की वजह से कभी भूकंप आती है। पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। यही प्लेट गति में होने के कारण एक दूसरे से कभी कभी टकरा जाते हैं, तो वो हमें भूकंप के रूप में दिखते हैं। चलिए, कभी कभी भूकंप ज्वालामुखी के कारण भी होता है। ज्वालामुखी फटने सुना होगा, उसके कारण भी भूकंप होता है। उल्का पिंड अगर आपके धरती से आके टकराता है, उसके वजह से भी हो सकता है। और जब कभी परमाणु विस्फोट हो जाए तो उसकी वजह से भी भूकंप आएगा। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं या उसकी संभावना होती है, ठीक है। भूकंप के प्लेट का जो है चढ़ना या उतरना का एक फिगर आएगा यहाँ, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए, भूकंप की तीव्रता को मापने की जो मशीन होती है ना, उसको रेक्टर जो है स्केल, जिसको स्केल, भूकंप की तीव्रता को एक स्केल से नापा जाता है जिसको रेक्टर
पैमाना कहते हैं। सबसे पहले भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ था और 1905 में शिमला, मुंबई और कलकत्ता में थुइंग भूकंप मापी लगाया गया था। चलिए, भूकंप से बचाव के लिए देखिए क्या क्या जरूरी है। किसी मजबूत चौकी या अथवा नीचे पलंग के नीचे आप चले जाइए, उसको कस के पकड़ लीजिए, तो उसमें भी छिपे रहिएगा तो बचने के चांस हैं। और भवन, बिजली और तारों के वृक्ष से दूर आप किसी खुले स्थान पर चले जाइए। ऐसा ना हो कि भूकंप आए, आप भवन के बगल में खड़े हैं, भवन गिर गया, आप चल गए, बिजली की तार गिर गई, आप चल गए। भूकंप से तो नहीं गए, लेकिन बिजली के तार से चले गए। इसलिए कहा जाता है खुला मैदान में आप चले जाओ, पेड़ के पास भी ना खड़े हो, क्या पता भूकंप से पैर उखड़ जाए और फिर आप पे गिर जाए। इसलिए ये सब चीज़ जरूरी है। चलिए, अब हम लोग तीसरे चैप्टर पर चलेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक बच्चे से सुनते आ रहे हैं, क्लास 3, 4, 5, 6 सब में सुना है हमने कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा राज्य बिहार भी एक प्रकार का कृषि प्रधान राज्य है। देखिए, बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल, ये सब बड़े भूभाग में जनरली उगाए जाते हैं ना। 1 कट्ठा, 10 कट्ठा, 2 बीघा, 4 बीघा, कई एकड़ में, 100 एकड़ में उगाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, वर्षा ऋतु में जो उपजाई जाने वाली फसल है वो खरीफ कहलाती है और शीत ऋतु में जो रबी फसल की पैदावार होती है। उदाहरण आप लोग भी लिखिएगा, अगर ऐसे भी मैं उदाहरण आप लोगों को दे चुका हूँ, आगे जो है आप चलेंगे तो। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसलें कहते हैं। मनुष्य की घुमंतु अवस्था कब तक चली थी? ये 10,000 ईसा पूर्व तक थी। घुमंतु, एक जगह नहीं टिकते थे। आज ना हम लोग घर बना के रह रहे हैं, लेकिन 10,000 ईस्वी पूर्व तक क्या थी स्थिति? ये थी कि वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, घूमते रहते थे। घुमंतु भोटिया के मिट्टी तैयार करना। चलिए, मिट्टी, खेती के लिए मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या है? जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हम परंपरागत, देखिए पुराने ज़माने से ही हम लोग क्या करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, ट्रैक्टर में झाझन यूज किया जाता है, फिर वो क्या क्या आते हैं अलग अलग टाइप के, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छी उपज के लिए बीजों का चयन महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी आपको अच्छा फसल लेना है तो आपको अच्छा बीज चाहिए। देखिए, अच्छा बीज के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है कि जो है आप जो है क्या करेंगे कि बीज जो आपको अब बीज बोना है, तो आप पहले बीज को क्या करेंगे, एक बड़े से ड्रम में पानी ले लेंगे और उसमें जो है बीज को डाल देंगे। जो खराब बीज होगा ना, वो क्या होगा, हल्का होकर पानी के सतह पर तैरता रहेगा, और जो भारी और अच्छा बीज होगा जिसमें दाने होंगे वो नीचे की ओर चला जाएगा। इससे आप अच्छे बीज का जो है अलगाव कर सकते हैं। ठीक है। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधे को क्या कहते हैं? मोड़ी कहते हैं। देखिए, धान एक ऐसा पौधा जिसको 2 बार, एक बार बीज छीट के लगाया जाता है, वो मोड़ी है। वो मोड़ी को फिर से उखाड़ कर दूसरे जगह, दूसरे खेत में कीचड़ करके रोपा जाता है। ठीक है। धान की खेती को थोड़ा ज़्यादा, मतलब अंदर गहराई तक रोपने से ज़्यादा फसल अच्छी होती है। चलिए, बुआई के समय कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। बीजों के बीच क्या क्या हो सकता है? समान दूरी होना चाहिए, बीजों को गहराई तक बोना पड़ेगा, और पक्षियों से सुरक्षा के लिए उस बीज को मिट्टी से ढकना इम्पोर्टेंट है। चलिए, खाद एवं उर्वरक मिलाना। देखिए, आप जो बीज बो दिए हैं तो उनके लिए जो है खाद उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है किसानों द्वारा। आपने भी गांव में देखा होगा। यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इंग्लिश में है। चलिए, गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त खाद कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इसी में अगर केचुआ डाल दिया जाए तो धीरे धीरे वह केचुआ इसको कंपोस्ट खाद में बदल जाता है। मिट्टी में पोषकों की पूर्णतः फिर से पुनः प्राप्ति के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक फसल हो गया, अब उसमें से बहुत सारा जो है पोषक तत्व को पेड़ पौधा खींच लिया होता है, तो उसमें फिर से पुनः प्राप्ति चाहिए ना, तब ना आप अच्छे से पैदावार आपको मिलेगी। तो इसलिए खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और हम सबको पता है कि जो है पेड़ पौधा बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं फूड ग्रेन्स बढ़ाने में, मतलब अपना पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक है। चलिए, खाद के अलावा कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कंपोस्ट खाद आप इस्तेमाल कर लिए, उसके अलावा जो रसायन इस्तेमाल किया जाता है वो रसायन क्या कहलाता है? उर्वरक। इस उर्वरक में क्या क्या आता है? देखिए होगा, लोग गाँव में कहते हैं यूरिया डालिए, यूरिया डालिए, तो यूरिया डाला जाता है, अमोनियम सल्फेट डाला जाता है, सुपर फॉस्फेट डाला जाता है, पोटास है, पोटेशियम सल्फेट है आदि है। इसके साथ साथ और क्या डाला जाता है? थायमेट भी आप देखे होंगे। चलिए, ये मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम प्रदान करता है। ओके, ये जल में घुलनशील है। क्या होते हैं ये सब? यूरिया सब जो है जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसलिए क्या होता है? अवशोषण में आसानी होता है। किसको? पौधे को।
जैविक खाद के लाभ देखिए, जल सोखने की क्षमता में वृद्धि कराता है जैविक ऑर्गेनिक खाद जो होता है। मिट्टी को भुरभुरा होता है क्योंकि उसमें अदर सूक्ष्मजीवी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से मिट्टी को भुरभुरा करने में आसानी होता है। जैसे केचुआ है तो केचुआ क्या करता है, मिट्टी को आसानी से भुरभुरा बना देता है, तो उसमें भी मदद करता है। और भुरभुरा होने से क्या होता है, आराम से जो है पानी जो है मिट्टी के पौधे के जड़ तक पहुँच पाता है। साथ साथ क्या होता है कि जो है एयर भी अच्छे से पहुंच पाता है, ऑक्सीजन की मात्रा सही से पहुंच पाती है पृथ्वी तक, ठीक है, पौधे तक, ठीक है। और इसके जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। चलिए, सिंचाई मिट्टी का हो गया, तो आपको अब सिंचाई भी करना पड़ेगा। सिंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरिगेशन। पौधे में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, तो वहाँ पानी की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब भी कहीं पे कोई गमला में आप कोई बीज रोपते हैं तो उसको पानी मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा करके बीज रोप देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं मिट्टी से ढक के। क्यों? क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो अंकुरित होंगे ही नहीं। और सिंचाई की मात्रा, समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। देखिए, सिंचाई की मात्रा सब जगह आप एक समान नहीं दे सकते। अब मान लीजिए मिट्टी बलुई है तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अब लेकिन अगर मिट्टी आपका जो है चिकनी है तो वहाँ थोड़ा कम मात्रा की ज़रूरत पड़ेगा। अब बरसात के मौसम में आप खेत में पानी ज़्यादा पटाइएगा तो वहाँ तो ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी वर्षा ऋतु में पानी ज़्यादा होती है तो खेत को सफिशिएंट पानी मिल जाता है। और देखिए, अब धान और गन्ना में पानी की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फसल पे भी डिपेंड किया ना, ठीक है। चलिए, मिट्टी का प्रकार भी सिंचाई की आवश्यकता बताता है। मिट्टी का प्रकार बताएगा नहीं। अब मैंने क्या बोला था, बलुई में ज़्यादा लग जाते हैं, फिर चिकनी में कम, फिर दोमट में चिकनी से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अब मैंने 7th क्लास में पढ़ाया है ना कि जो है उसको पानी रोकने की क्षमता भी इम्पोर्टेंट है। और चलिए, सिंचाई की विधि। सिंचाई की विधि में दो ज़्यादातर जो अच्छे हैं, एक तो पारंपरिक, आप नहर, चेना, कुएँ सबसे पानी देते थे, वो पारंपरिक आता है, पुराने ज़माने से जान रहे हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न तकनीक में 2 तकनीक बहुत फेमस है, एक ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप तंत्र, और एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम जो छिड़काव तंत्र। देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ का मिट्टी जो है ना वो असमतल होता है, ठीक है। और ड्रिप तंत्र क्या करते हैं, पाइप को एक सिरे किनारे से पूरी तरीके से, एक पौधा एक अथी में लगा हुआ है लाइन में कतार में, उनके हर जड़ के पास से एक पाइप पूरा पाइप को गुजार दिया जाता है, और उसके बगल उसके पास थोड़ा थोड़ा छिद्र होता है ताकि वो डायरेक्ट जड़ के पास उसका पानी चले जाए। चलिए, इरिगेशन के बाद निराई भी जरूरी है। अब निराई क्या, देखिए, जब आपको पौधे लग जाते हैं, अब पौधे लगते हैं तो उसके साथ साथ अलग अलग खरपतवार भी जमा हो जाते हैं, तो खरपतवार खेत से निकालना, हटाना कौन सा विधि कहलाता है, निराई कहलाता है। और विधि क्या होती है निराई करने की, किस किस से आप उसको हटा सकते हैं, एक तो खुरपी या हाथ से, दूसरा आजकल काफ़ी फेमस है क्या, रसायन कहते हैं ना, खेत में स्प्रे करना है, ठीक है। चलिए, दूसरा है फसल की कटाई। अब सब कुछ हो गया, फसल बन गया है तो अब कटाई भी करना है, तो फसल पकने के बाद जो उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर किससे, देखो, जब छोटा है, मान लो जो है 10 कट्ठे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, वो मशीन लाकर, वो ज़्यादातर क्या होता है, हंसिए से काटते हैं, जो कचिया जिसको कहते हैं गांव में, उससे ज़्यादातर कोई जन रखा जाता है, लेबर मजदूर रहते हैं, वो काटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 एकड़ में लगा हुआ है, पंजाब सब में ज़्यादातर बड़े बड़े मशीनों से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस नाम क्या है मशीन सबका, मूवर है, रिपर है और हार्वेस्टर है। चलिए, देखिए, सितंबर और अक्टूबर के बीच कौन सा फसल को काटा जाता है, खरीफ फसल। और खरीफ फसल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार। और मार्च और अप्रैल के मौसम में कौन सा काटा जाता है, रबी फसल, गेहूं, चना और सरसों को। कटाई ऋतु के कुछ विशेष पर्व। देखिए, बहुत सारे जगहों पे किसान जो है ना, कटाई ऋतु में कटाई होता है ना, तो बहुत सारे किसानों को बहुत खुशी होता है क्योंकि पैदावार हुआ है, उसकी मेहनत आज रंग लाई है, तो इसलिए जो है कटाई ऋतु को भी मनाया जाता है बहुत सारे जगहों पे। अब जैसे कि देखिए, अलग अलग पर्व हैं कटाई में। पोंगल होते हैं जो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, बैसाखी होता है, होली होता है, दिवाली होता है, बिहू होता है, ये सब क्या है, पर्व के नाम है। आप लोग ये ज़रूर सर्च कीजिएगा कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, वैसाखी कहाँ मनाया जाता है, होली कहाँ मनाया जाता है, दिवाली कहाँ जनरली मनाया जाता है, बिहू कहाँ की पर्व है, ठीक है। चलिए, भंडारण स्टोरेज। अब सब कुछ तैयार हो गया, तो मान लीजिए ज़्यादा फसल है तो आपको उसको स्टोर भी करना ज़रूरी है ना, तो कटाई के बाद भंडारण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, भंडारण से पूर्व अनाज की पूरी तरह सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए। भंडारण करना है तो आपको अनाज को बहुत ही सुखा के रखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि नमी अगर उसमें प्रेजेंट हो गया तो जल्दी से जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है, मान लो फंगी, फफंदी जो है और बैक्टीरिया सब लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास FCI नाम की एक संस्था है जो सरकारी अनाज का भंडारण का काम करती है। अब जैसे FCI का फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिलो किसको कहते हैं, साइलो जिसको कहते हैं, साइलो किसको कहते हैं, साइलो लोहे या टीन का ड्रम होता है। देखिए, लोहे और टीन के ड्रम में हम लोग भंडारण का काम करते हैं ना। हमारे घर में मेरी मम्मी भी जो है गेहूँ किसके टीन यानी टीने की ड्रम में रखा करती थी, ठीक है, अभी भी रखती है। चलिए, एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, रेवन बहुत ही प्राचीन युग के कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। रेवन को ब्राह्मणिहिर के समकालीन 6ठी शताब्दी
में थे वो, ठीक है। और इनका ये निवास स्थान कहाँ था इनका? बंगाल। रेवन के अनुसार आषाढ़ में धान की रोपाई से उपज अच्छी होती है। चलिए अब हम अध्याय 4 में चलेंगे। अध्याय 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है कपड़े तरह तरह के रेसे और तरह तरह के इस पे चीज़ पे बताया गया है। आप देखिए, जानतब रेसे से बने होने के कारण काप का कुचालक है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र जो है जानतब रेसे से बना होता है, इस वजह से ये किसका कुचालक होता है? काप का, हीट का कुचालक होता है। इसलिए गर्मी के टाइम में लोग रेशमी वस्त्र काफ़ी पहनना पसंद करते हैं। चलिए, सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण सन के रेशों से हुआ था। सन का रेशा क्या हुआ? वही जो पटसन, ठीक है। यूरोप के नियोलिथिक जाति के लोग लिनन का प्रयोग, पहले लिनन का प्रयोग करते थे। किस चीज़ के लिए? वो लोग मछली का बंसी जो होता है ना, ओके, उसमें यूज करते थे मछली फंसाने के लिए, तब जाल बनाने में। निवास स्थान कहाँ था नियोलिथिक जाति के लोगों का? स्विट्जरलैंड। देखिए, सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा कौन था? हेम्प। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा था। चलिए, हेम्प की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में। और आपको बता दें कि 4500 ईसा पूर्व तक चीन में भी हेम्प की खेती होनी शुरू हो गई थी। और भारत में कपास की खेती कब हो रही थी? 4000 ईसा पूर्व में। चीन में रेशम की खेती 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुई। और आपको पता है कि रेशम की खेती सबसे पहले चीन में ही हुई है, ठीक है। और इंग्लैंड में ऊन का इस्तेमाल 80 एडी में शुरू हुआ। मेरिनो ऊल का उत्पादन स्पेन में 13वीं शताब्दी में होता था। देखिए, मेरिनो ऊल जो है ना बहुत ही फेमस ऊल उस समय का था, जो कि स्पेन में 13वीं शताब्दी में होता था। अब देखिए कुछ जगहों पे क्या क्या चीज़ है। जैसे ढाका जो है मलमल के लिए फेमस है, बालचूर जो है बालचूरी साड़ी के लिए फेमस है, बनारस बनारसी साड़ी के लिए फेमस है, और चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है। देखिए, भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। कांजीवरम साड़ी का नाम सुने होंगे। भागलपुर भी किसके लिए? सिल्क। भागलपुर में भी सिल्क क्लॉथ है ना वो, ठीक है। तो सिल्क को हिंदी में क्या कहते हैं? रेशमी ही कहते हैं। तो रेशमी कपड़े के लिए भागलपुर फेमस है। बुनाई की तकनीक में परिवर्तन कर नए नए कपड़े का निर्माण किया जा रहा है, जैसे साटिन कपड़ा। देखिए, बुनाई अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके अलग अलग कपड़े बन रहे हैं, अलग अलग रेशों का इस्तेमाल करके। साथ साथ में बुनाई प्रक्रिया को भी चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग कपड़े का भी निर्माण हो रहा है। उसको कौन, जिसमें एग्जाम्पल में एक है साटिन कपड़ा। देखिए, सूती, लीलन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिन छोड़ने से उसमें क्या लग सकती है? फफूंद लग जाती है। मानव निर्मित रेशे को जादुई रेशे भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए, कृत्रिम रेशे का निर्माण प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल से ही हुआ था, ऐसे नहीं था डायरेक्ट रसायन यूज कर लिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल करके हम लोग कृत्रिम रेशे को बनाए थे। और वो कैसे बना था? लकड़ी के लुगदी को इस्तेमाल करके बनाया गया। और इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या है? रेयन। देखिए, रेयन से क्वेश्चंस बनेंगे, रेयन का डिटेल नॉलेज है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रसायन से प्राप्त हुए रेशे को सिंथेटिक यानी संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन है, डेक्रोन है, टेरिलिन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है इत्यादि, ठीक है। चलिए, संश्लित रेशे में रायोन भी आता है, लेकिन रायोन में इस्तेमाल होने वाला कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये कहाँ से बनते हैं? देखिए, रेशम के जैसा ही होता है लेकिन संश्लेषित होता है। जैसे रेयन और रेशम में डिफरेंस करना मुश्किल है। तो रेशम का ही कृत्रिम रूप रेयन कहलाता है, जिसे कब प्राप्त किया गया था? 1980 में। अभिक्रिया में देखिए, इसको रेयन को बनाने की जो रिएक्शन है उसका क्या होता है? देखिए, उड या बम्बू का पल्प लेते हैं, उसको कॉस्टिक सोडा और प्लस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके किस सेलुलोज का निर्माण करते हैं? जैंथेट सेलुलोज का, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसका कलर क्या होता है? लाल या नारंगी। अब देखिए, जैंथेट सेलुलोज को स्वच्छ करने के उपरांत तथा उसे थोड़ा देर जमने के लिए देता है। तो जमने के बाद जो है उससे कौन सा पदार्थ? एक चिपचिपा जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। यही विस्कस जैंथेट सेलुलोज को छोटे छोटे छिद्रों से गुजारते हुए उस छोटे छोटे छिद्र में क्या प्रेजेंट होता है? H2SO4। उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? सॉलिड प्रोडक्ट। द्रव को जिस क्षेत्र से गुजारा जाता है उसे तंतु ग्रंथि या स्पिनरेट कहा जाता है। देखिए, तंतु प्रांत रेशों को खींचकर साबुन के विलय में धोया जाता है। वही जो रेशा होता है ना, उससे खींचकर उसको क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को करने के बाद धीरे धीरे ढेर सारा रेशा को खींचा जाता है। सॉलिड प्रोडक्ट जो बन जाता है, ठीक है, ठोस पदार्थ, उससे खींचा जाता है और उसको साबुन का विलय में धोकर उसको विरंजित करते हैं और उसको फिर से सुखा दिया जाता है। यही रेशे क्या होते हैं? रेयन कहलाते हैं। भारत में रेयन का पहला कारखाना कहाँ बना था? केरल राज्य में। कब? 1946 ईस्वी में। रेयन रेशम के धागा से भारी, रेयन जो है रेशम के धागा से भारी होता है, कड़ा होता है, कम लचीला होता है, यानी मजबूत ज़्यादा होता है। रेयन असली रेशम से कहीं उत्तम गुणवत्ता और सस्ता गुण वाला और सस्ता होता है। देखिए,
ज़्यादा गुण वाला और सस्ता होता है रेयन असली रेशम से, ठीक है। चलिए, रेयन प्लस कपास, रेयन के साथ कपास को अगर मिक्स करते हैं तो ज़्यादातर क्या बिस्तर की चादर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और रेशम को उनके साथ मिक्स करते हैं तो वो कालीन या गलीच बनाने में मदद करते हैं। अब चलिए देखिए, रेयन के बाद हम लोग संश्लेषित यानी सिंथेटिक फाइबर्स में दूसरा कौन सा आ जाता है, नायलॉन। देखिए, रेयन जो है पूर्णतः संश्लेषित नहीं था, मतलब पूर्णतः जो है कृत्रिम नहीं था, लेकिन पहला कृत्रिम जो फाइबर है वो कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। नायलॉन का निर्माण कैसे किया जाए, कोयला प्लस जल प्लस वायु से किया जाता है। देखिए, कोयला को जब हीट किया जाता है तो कोयला से धीरे धीरे जो गैस निकलते हैं उसी की मदद से जो है वायु के साथ रिएक्ट करा के अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा नायलॉन का निर्माण किया जाता है। देखिए, यह मजबूत, लचीला और हल्का होता है। नायलॉन का इस्तेमाल आप ज़्यादातर मजबूत जगहों पर करते हैं, पैरासूट में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो आप चट्टान पे चढ़ने के लिए, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाने के लिए जो रस्सी यूज करते हैं बहुत सारे पर्वतारोही, वो कौन सा रस्सी होता है, नायलॉन का ही बना होता है। वस्तु कौन कौन से होते हैं, कार के सीट के पट्टे, तंबू, आप जो मुंह से ब्रश करते हो वो भी किससे बना होता है, ब्रश का जो वो रेशा होता है किससे बना होता है, वो भी नायलॉन से बना होता है। चलिए, पॉलिस्टर भी क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर है, संश्लेषित रेशा यानी सिंथेटिक। और उदाहरण टेरेलिन, जो कि बहुत ही फेमस है। टेरेलिन का इस्तेमाल, मतलब पॉलिस्टर का जो इस्तेमाल ज़्यादातर कब किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। फिजिकल क्वालिटी यानी भौतिक विशेषता जो है नायलॉन के ही जैसा है। अब पेट एक प्रकार का पॉलिस्टर है जो काफ़ी फेमस है। चलिए, उपयोग बोतल, बर्तन और तार, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे एक्रेलिक में चलेंगे। एक्रेलिक का इस्तेमाल जो है किया जाता है, जैसे देखिए ऊन होता है ना, ऊन के ही जैसा दिखने वाला रेशा होता है एक्रेलिक, ठीक है। जंतु से जो ऊन निकाले जाते हैं ना वो काफ़ी महंगा होता है और एक्रेलिक सस्ता होता है। धातु के कपड़े मतलब छाता, सॉरी धातु नहीं, छाता, बाय मिस्टेक यहाँ गलती से लिखा गया है ये चीज़ें। चलिए, छाता का कपड़ा जो है एक्रेलिक से बने होते हैं। छाता का जो कपड़ा होता है ना काला कलर का, वो किससे बना होता है, एक्रेलिक से। चलिए आगे चलते हैं। रेशम की पहचान करने के लिए कुछ चीज़ें दिया हुआ है। देखिए, जो सूती वस्त्र जो है जब उसको आप जलाते हैं ना वो जल्दी से पीलो लौ के साथ जलता है, यानी पीला लौ निकलता है। गंध जो है कागज जलने जैसा, और राख का कलर कैसा होता है, भूरा रंग। और लिनन आपको हम बताए थे, लिनन का विशेषता किसके साथ मिलता है, सूती वस्त्र के साथ, ठीक है। तो बस राख सूती से ज़्यादा हल्के होते हैं, राख जो है ना सूती से ज़्यादा हल्के होते हैं। रेशम हवा में जल्दी जलता है और गंध कैसा आता है, पंख या बालों को जलने के समान जो गंध आता है, राख में दाना जैसा मिलता है। और शुद्ध नायलॉन क्या होता है, और ज्वलनशील होता है। ये जलते नहीं हैं, आग नहीं पकड़ेंगे, लेकिन पिघलते हैं। इसलिए नायलॉन का कपड़ा नहीं कहा जाता है कि आप आग किस टाइम में पहने, क्यों, ये जलेंगे नहीं, ये पिघलेंगे, और पिघलने के साथ क्या करेंगे, आपके चमड़े के साथ बैठ जाएंगे। इसलिए खाना ये सब इस्तेमाल करने दौरान नायलॉन के कपड़े का इस्तेमाल ना करें। चलिए, इसी के साथ जो है आज की कक्षा की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ आप सबों को आज की कक्षा पसंद आई होगी। आगे की कक्षा जो है कल होगी, जो हम कम से कम नहीं तो कल जो है